हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के 2020 के मेंस के रिजल्ट के बारे में। देखो, 2020 मेंस का रिजल्ट तो दिया है, साथ में उन्होंने अपनी मीटिंग में एमपीपीएससी के जो बाकी एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट्स के बारे में भी अपना एक प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया है, कौन कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। तो पहले हम रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद में जो प्रोसेस एमपीपीएससी ने डिसाइड किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एमपीपीएससी ने बाकी रिजल्ट्स को देने के लिए कौन सी प्रोसेस को फॉलो करने की बात की है। नाउ इस नोटिफिकेशन आप देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये इतनी वैकेंसीज थी। वैकेंसीज की बात करें, रिजर्व की 61 वैकेंसीज थी, शेड्यूल कास्ट की 32 वैकेंसी थी, शेड्यूल ट्राइब की 54 वैकेंसीज थी, ओबीसी की 87 वैकेंसीज थी, एडब्ल्यूएस की 26 वैकेंसीज थी, कुल मिला के 260 वैकेंसीज थी अलग अलग कैटेगरीज के लिए। नाउ इसमें आप देखेंगे यहाँ पे फर्दर इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी है, लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट लिखा है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय परीक्षा 2019 के संबंध में, मतलब 2020 का तो रिजल्ट आया मेंस का, लेकिन 2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक इतने दिनांक 29 सितंबर 2022 के प्रकाश में आयोग द्वारा अपनी बैठक दिनांक 29/9/2022 के निर्णय क्रमांक 26 में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य सेवा एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया। अब यहां पे लिखा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए, ये एमपीपीएससी ने अपनी मीटिंग में डिस्कस किया। हालांकि काफी हैरानी की बात है कि 29/9/2022 को यह निर्णय लिया गया और रिजल्ट जारी हो रहा है 5 फरवरी 2023 को, और बहुत सारे एग्जाम्स का रिजल्ट एमपीपीएससी ने अभी भी जारी नहीं किया है। यदि आप बात करें कि आयुष की बात करें, आयुष का मेडिकल ऑफिसर का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। डेंटल सर्जन के इंटरव्यूज का कोई भी डेट अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है। असिस्टेंट मैनेजर का भी वही सेम सिस्टम चल रहा है। तो एमपीपीएससी के काम करने का तरीका बहुत ढीला ढाला रहा है। एमपीपीएससी 2020 मेंस के लिए ही लोग बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, एंड नाउ दे हैव रिलीज द रिजल्ट। नाउ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रक्रिया क्या पालन किया है इन्होंने। पहली बात लिखी है इन्होंने, सर्वप्रथम सभी विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान विज्ञापित पदों को 27% मान्य करते हुए एवं 14% मुख्य भाग एवं 13% प्राविधिक भाग हेतु गणना कर पृथक पृथक किया जाए। अब इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले से ही करते आए हैं, तो अलग से प्रक्रिया बताने का इस टॉपिक का कोई बहुत मतलब नहीं है। दूसरा है, उपरोक्त विभाजित 14% पदों को अन्य वर्गों हेतु विज्ञापित पदों में जोड़कर कुल विज्ञापित पदों के 87% को मुख्य भाग लेकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। तो ये वही चीज सेम रिपीट है। इसके बाद लिखा है इन्होंने, अन्य पेशा वर्ग के शेष 13% पदों के लिए अनारक्षित एवं अन्य पेशा वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर विज्ञापित पद संख्या के आधार पर प्रावधिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार ये लिखा है उन्होंने, 67 प्राविधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण में प्राविधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरांत वे अपने संबंधित वर्ग में रोके गए 13% के विरुद्ध ही चयनित होंगे, न कि पूर्व घोषित हो चुके 87% पद के विरुद्ध होगा। अब देखो, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि आप यहां पर वो पोस्ट अलॉट कर दोगे 87%, है ना। ना 87% आप कैसे डिसाइड करोगे? जैसे एसडीएम की पोस्ट है, डीएसपी की पोस्ट है, या बाकी जो पोस्ट है एमपीपीएससी की, वहां पर ही कैसे डिसाइड करोगे कि 87% पोस्ट में उन्हीं को बस अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, बाकी 13% को होल्ड करोगे? कौन सी पोस्ट उनको दिया जाएगा? क्या हर जगह यहां पर 87-13% का फॉर्मूला आप लगाओगे? अगर ऐसा है तो ये देखा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये उन लोगों के साथ भी इनजस्टिस हो जाएगा जो 13% प्रोविजनल लिस्ट में है। तो देखा जाए तो ये सिस्टम बहुत ही, मुझे लगता है, खराब सिस्टम है। एमपीपीएससी या राज्य सरकार को फिलहाल ये चाहिए कि हाई कोर्ट में प्रॉपर तरीके से जजमेंट डलवाएं, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि जजमेंट जल्द से जल्द दे, तो यहां पर ये जो 87-13% का फॉर्मूला है ये ना हो, क्योंकि 13% प्रोविजनल कैंडिडेट्स हों, उनको कल को जो पोस्ट का आवंटन होगा वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा कि 13% जो कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट क्वालिफाई करेंगे, तो उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जाएगा। उनको मेन लिस्ट में ना होने के कारण पोस्ट का आवंटन को कैसे किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाएगा। तो यहां पर जो एक अजीबोगरीब कॉम्प्लिकेशन खड़ा किया गया, हो सकता है यहां पर हाई कोर्ट भी इसको जस्टिफाई कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि 87-13% में बहस करने की बजाय उन्हें यह फोकस करना चाहिए कि ओबीसी को रिजर्वेशन आपको 27% देना है या नहीं देना है। जस्ट गेट इट क्लियर। आपको नहीं देना है तो सीधे से बता दो नहीं देना है, देना है तो आप सीधे से बता दो कि हां देना है। यहां पर राज्य सरकार की भी जो मंशा है वो भी यहां पे क्लियर हो जाएगी।
तो जो कंफ्यूजन का गोलमोल का सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम बिल्कुल इमीडिएटली खत्म होना चाहिए। दिस शुड बी स्टॉप राइट नाउ। क्योंकि देखा जाए तो ओबीसी को यदि आरक्षण आप देना ही चाहते थे, तो आप चाहते तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कास्ट सेंसस की रिक्वेस्ट कर सकते थे कि कास्ट सेंसस करा लें, डेटा मिल जाए, तो उस डेटा को बेस बनाकर आप एक बात कह सकते थे। लेकिन ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने किया नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी रिविजन से बहुत ज्यादा लेना देना बेसिकली है नहीं। लेकिन मान लो नहीं भी है, तो उस कंडीशन में वो हाई कोर्ट से सीधे बोल दें कि साहब आप जजमेंट दे दो, नहीं देना है तो सीधे आप बोल दो कि नहीं देना है। क्या सिंपल थे। लेकिन ये गोलमोल जो चल रहा है, सिस्टम बहुत दिनों से चल रहा है, वो चीजें इमीडिएटली अब बंद होने की जरूरत है। बिकॉज यहां पर जो 13% प्रोविजनल लिस्ट में लोग जाएंगे, उनके साथ बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस होगा। बिकॉज ऐसे लोगों को प्रोविजनल लिस्ट में डाल के पोस्ट का आवंटन आप कैसे करोगे, ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होगा आने वाले कल में। ना इसके बाद लिखा है समस्त चयन प्रक्रिया। अब देखिए, उनके साथ वैसे इंजस्टिस आप कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यूज में फिर उसमें आप उनको एक लेवल पे, आप लेवल प्लेइंग फील्ड में आप रख ही नहीं रहे हो, तो ये अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है। तो 87-13% फॉर्मूले को लाने की बजाय आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट जारी कर देना चाहिए, प्रॉपर जजमेंट मिल जाना चाहिए। आपको हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जजमेंट आपको एज अर्ली एज पॉसिबल दे दें। आगे लिखते हैं समस्त चयन प्रक्रियाओं में साक्षात्कार आयोजन के समय तक संबंधित विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र के संदर्भ में पुनरीक्षित अन्य पिछड़ा वर्गीकृत विभाजित पद विवरण सहित सभी पदों का अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है, वही सेम चीज को लिखा जा रहा है कि हाँ, जो प्रोविजनल लिस्ट में है वो 87% में क्लेम नहीं कर सकते, उनसे प्रॉपर तरीके से लिखवाया जाएगा। ये सारी चीजें फिर बंद लिफाफे में उसको अलग अलग रखा जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दे हैव नॉट सेड समथिंग एल्स। हाँ, ये जरूर है कि आप में से जो लोग इस जजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप याद रखें समस्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका WP 5901/2019 एवं अन्य सामान्य याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। तो यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, हाई कोर्ट जौनपुर का जो ये रिट पिटीशन है WP 5901, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रोसीडिंग चल रही है, अगली डेट कब की दे दी गई है, ये आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है हर एक कैंडिडेट को मध्य प्रदेश के ये प्रोटेस्ट करना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को अब चाहिए कि हाई कोर्ट से ये कहें कि जजमेंट आप एज अर्ली एज पॉसिबल दे दें। इस तरह से डिले करना लंबे समय के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिकॉज प्रोविजनल लिस्ट में जो लोग कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय कहलाएगा, एंड दैट नीड टू बी रिजॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल। एनीवे, आगे यदि हम चलें तो यहां पे देखा गया है कि बोला गया है कि ये आप देख सकते हैं यहां पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो प्रोविजनल लिस्ट, ये मेन लिस्ट है 87% वाली, फिर इसके बाद आपको प्रोविजनल लिस्ट मिलेगी। तो अब इस मेन लिस्ट में बताया गया कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किया है। 698 कैंडिडेट्स को मेंस में क्वालिफाई किया गया है मेन लिस्ट में, है ना। इसके बाद 698 कैंडिडेट्स का यहाँ पर रोल नंबर भी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में आप देख सकते हैं 42 सीटें और 42 सीटें, ये तो लिस्ट सीटों का है, लेकिन 139 कैंडिडेट्स अनरिजर्व से और 126 ओबीसी से प्रोविजनल लिस्ट में 265 कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट पार्ट बी में क्वालिफाई किया गया है। तो इनके नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आयोग का कहना यह है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई कर लिए हैं, उनको ये दस्तावेज सबमिट करने पड़ेंगे। व्यक्तिगत विवरण 1, अनुप्रमाण फॉर्म, ये पूरा लिस्ट यहाँ पे आपके सामने दी हुई है, तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है, यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दिनांक 6 मार्च 2023 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें। मतलब 6 मार्च 2023 तक ये पते में आपका डॉक्यूमेंट पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है कि उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया है। तो आप प्रयास करें इसको जल्द से जल्द फिल करके प्रॉपर तरीके से आयोग कार्यालय में भेज दें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। टाइम से डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता है कुछ कारणोंवश, और फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो आप लोग प्रयास करें इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको आप सेंड कर लें, जिससे आपको ये सारी समस्याओं से आप बच सकें। तेरा डिस्कशन हमारे इस टॉपिक में डिस्कशन को बीच वाइंड अप करेंगे। लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो MPPSC 2022 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इच्छुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ में, वो तैयारी कर सकते हैं। MPPSC 2022 प्रीलिम्स की बात करें, इसका एग्जाम होने वाला है 21 मई को, और 21 मई को होने वाले इस एग्जाम के लिए बैच कोर्स लॉन्च किया गया है। बैच कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। उसकी फीस रखी है 1999 रुपये। इतने रुपए फीस में आपको MPPSC प्रीलिम्स के सभी GS के 10 यूनिट्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कराए जा रहे हैं, साथ में उसका MCQ प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो आई एम श्योर ये आपके सिलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है।
डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं वो राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको सिर्फ एक मैसेज करना है कि आई वांट टू ज्वाइन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 बैच कोर्स। तो वहां पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो उसके माध्यम से आप लोग उसकी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।